रात के 1 बज चुके थे, पर अभी तक बेटे बहू समर और सविता घर नहीं आए थे। हैरान परेशान संध्या जी बेचैनी में इधर उधर टहल रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। कई बार तो समर और सविता को फोन मिला चुकी थी, पर उन्होंने फोन उठाया तक नहीं। संध्या जी के घर में ले देकर खुद संध्या जी और बेटे बहू समर और सविता ही थे। छोटा सा परिवार था। सोचा था बेटे बहू के सहारे जिंदगी कट जाएगी, पर दोनों अपने में ही मस्त रहते हैं। सविता में बहू जैसे कोई लक्षण थे ही नहीं, और बेटा, उसे भी कोई लेना देना नहीं। दोनों बस अपने ही घमंड में चूर रहना पसंद करते थे। पैसे टकों की भी कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर सब थे। संध्या जी के पति की मौत के बाद उनका पूरा बिजनेस संध्या जी ने ही संभाला था। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समर उनके साथ काम करने लगा था, लेकिन अभी भी उसे काम से ज्यादा घूमना फिरना पसंद था। रात को देर से घर आता था। संध्या जी अक्सर घर में अकेली रह जाती थी। इस कारण से संध्या जी ने समर की शादी करवा दी, ये सोचकर कि घर में थोड़ी रौनक तो रहेगी। आजकल की लड़कियां ससुराल में निभा नहीं पाती। इस कारण संध्या जी गरीब घर की लड़की सविता को लेकर आई थी, लेकिन ससुराल में इतना ऐशो आराम देखकर सविता तो जैसे पागल सी हो गई। अचानक मिला इतना पैसा भी इंसान पचा नहीं पाता। बस यही सब सविता के साथ हो रहा था। अपने मायके में तो कमियों में ही रही, पर यहाँ आकर तो जैसे सब कुछ बदल गया था। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, किट्टी पार्टी करना, बस उसके लिए यही सब कुछ था। समर तो ऐसा था ही, अब सविता भी ऐसी हो गई। संध्या जी समझाती तो दोनों उनसे झगड़ पड़ते, इसलिए घर का माहौल भी बड़ा खराब हो चुका था। एक दो बार संध्या जी ने उसके माता पिता को भी बुलाया, तो माता पिता ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अब तो ये आपके घर की बहू है, हम भी क्या कर सकते हैं। आप जाने और आपकी बहू जाने, आखिर आपका बेटा भी तो ऐसा ही है। खैर, अभी संध्या जी दोनों का इंतजार कर ही रही थी कि इतने में बाहर कार आकर रुकी। संध्या जी ने बाहर निकलकर देखा तो समर और सविता उसमें से उतरे। दोनों ही बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्होंने आज शराब पी है। ये देखकर संध्या जी को बहुत गुस्सा आया, पर दोनों नशे में थे, ऐसे में क्या बोले। दोनों एक दूसरे को जैसे तैसे संभालते हुए घर में लेकर आए, पर संध्या जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने शराब पी रखी है, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? भला ये एक अच्छे घर के लोगों के लक्षण होते हैं क्या? ऊपर से शराब के नशे में कार तक ड्राइव करके ले आए। तुम्हें क्या पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं? यू ओल्ड लेडी, तुम मेरी मम्मी हो या दुश्मन हो? हमें पुलिस वालों को पकड़ाने की सोच रही हो? समर ने नशे में कहा। सुनते ही संध्या जी को बहुत गुस्सा आया। काश कि मैं ऐसा कर पाती। कितनी शराब पी रखी है तुम दोनों ने? नशे की हालत में क्या बोल रहे हो वो भी पता नहीं। जाओ अपने कमरे में। संध्या जी ने डांटा तो वो लोग बेशर्मों की तरह हंसते हुए जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। इधर संध्या जी चिंता के मारे सोफे पर बैठ गई। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने बेटे बहू को रास्ते पर लाए। काफी देर तक वो सोचती रहीं, फिर उन्होंने कुछ निर्णय लिया और अपने कमरे में आकर सो गईं। दूसरे दिन सुबह के 9 बज गए। सविता और समर उठकर अपने कमरे के बाहर आए तो देखा कि संध्या जी सोफे पर बैठी हुई थी। तब समर ने कहा, क्या हुआ मम्मी, आज आप ऑफिस नहीं गई? सूरज सिर पर आ चुका है और आप अब तक घर पर हो। अरे सॉरी, समझाई सिर्फ बेटे बहू के लिए होती है। जब बात खुद पर आती है तो सब कुछ सही होता है। अब देख लो, मम्मी खुद भी 9 बजे तक घर में ही आराम फरमा रही हैं। सविता हंसते हुए बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं गई, लेकिन आज तुम लोग जा रहे हो। तुम्हें विदा करने के बाद ही ऑफिस जाऊंगी। तुम दोनों भी अब फटाफट अपना सामान पैक कर लो। उनकी बात सुनकर सविता खुश होते हुए बोली, अच्छा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ का टूर प्लान किया है आपने मम्मी जी?
स्विट्जरलैंड या सिंगापुर? उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया और बोला, अरे वाह मम्मी, आपने हमारे लिए टूर प्लान किया है, पहले क्यों नहीं बताया? सुनकर संध्या जी मुस्कुराने लगी और बोली, ना ही तुम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, ना ही सिंगापुर, बल्कि तुम ये घर छोड़कर जा रहे हो। अब कहीं किराए से कमरा लो और वहीं रहो। क्या क्या बकवास कर रही हो मम्मी? भला हम किराए के घर में क्यों रहेंगे? संध्या जी की बात सुनकर समर और सविता को जैसे शौक लगा हो। तब संध्या जी बोली, क्योंकि मैंने तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, इसलिए तुम लोगों को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? दोनों एक साथ बोले, क्योंकि तुम लोगों को तो अय्याशी करने से ही फुर्सत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति और मेरी मेहनत द्वारा बनाए गए इस संसार को मैं तुम्हारी अय्याशी के चलते बिकते हुए देखूं। और वैसे भी तुम लोगों ने मुझे कौन सा सुख दे दिया? अपने आप को तो संभाल नहीं पाते, तो मेरा बिजनेस क्या संभालोगे? इसलिए तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। संध्या जी की बात सुनकर सविता चिल्लाते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करेंगी तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। बहू, तुम दोनों को जहां जाना है वहां जाओ। कानूनन मैं अपनी संपत्ति से तुम लोगों को बेदखल कर सकती हूँ। तुम कोर्ट में मुझे खड़ा करना चाहती हो तो मैं वहां भी तुमसे बात करने को तैयार हूँ। संध्या जी की बात सुनकर सविता हैरान रह गई। मम्मी, इतने पैसों का आप करेंगी क्या? अपनी छाती पर लेकर जाओगी क्या? इतने ऐशो आराम होते हुए भी हम भला किराए के घर में क्यों रहें? समर ने कहा, देखो बेटा, ये ऐशो आराम तो मेरा है जो मेहनत के दम पर कमाया हुआ है, पर तुम्हें इसकी कदर नहीं है क्योंकि तुम्हें यह सब मुफ्त में मिल रहा है। इसलिए अपना ऐशो आराम अपने दम पर कमाओ। आखिर संध्या जी नहीं मानी तो थक हार कर दोनों संध्या जी के पैरों में पड़ते हुए उनसे माफी मांगने लगे। मम्मी, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, पर हमें घर से बेदखल मत करो। पर इस बार संध्या जी झुकने को तैयार नहीं थी। आखिर अब ये बहुत जरूरी हो चुका था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। जब तक तुम्हें पैसों और इज्जत की कीमत समझ में नहीं आए, तब तक तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। दरवाजा खुला है, तुम लोग जा सकते हो। अपने दम पर पैसा कमाओ और फिर अय्याशी करो। आखिर समर और सविता को घर से जाना ही पड़ा। लेकिन जब बाहर उन्हें पैसों की कीमत समझ में आ रही थी, अब पैसे थे नहीं तो उनके सारे यार दोस्त उनका साथ छोड़ चुके थे। जैसे जैसे दोनों नौकरी करके अपना घर चला रहे थे, एक दो बार वो संध्या जी के पास गए भी, पर इस बार संध्या जी झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए फेम टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।